सो हेलो गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी लोगों का बच्चा पार्टी। आज हम लोग अपना सेकंड लेक्चर कर रहे हैं रिप्रोडक्शन का। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दिस इज द चैप्टर नेम। और ये सीबीएसई का 10th स्टैंडर्ड का सेकंड लेक्चर है साइंस का। ठीक है, तो आज हमको बात करनी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कई बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ ही पढ़ाया जाता है, लेकिन कई लोग इंक्लूडिंग मी उसको अलग से पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल से थोड़ा अलग है। सेक्सुअल से तो ऑब्वियसली इंटायरली अलग है, लेकिन एसेक्सुअल से भी थोड़ा अलग है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक बहुत ही शानदार टेक्निक होती है। ये ज़्यादातर प्लांट्स में ही देखने को मिलता है। ज़्यादातर क्या है, ये एक्चुअली प्लांट्स में ही होता है। एनिमल्स में इसके होने की संभावना मुझे नहीं लगता कि होगी, कि ऐसा हो जाए कि हाथ किसी का काट दिया और उस हाथ से नया इंसान बन जाए। वो अगर अल्टीमेटली आप कोई फ्रिक्शन वगैरह पढ़ रहे हो तो बात और है ना, या आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो फालतू वाला, तो हो सकता है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं। ठीक है, रियल लाइफ में। तो अब बात आती है कि आखिरकार वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है। आप सब लोगों ने घरों में मोस्ट कॉमनली ये देखा होगा कि जो रोज होता है, रोज मतलब गुलाब, तो रोज को आपने देखा होगा, गुलाब को, कि गुलाब की एक छोटी सी कली होती है या एक छोटा सा एक स्टेम होता है, उसको काट कर आप उस गुलाब को वापस लगा देते हो और एक नया गुलाब खिल के आ जाता है, होता है ना। तो ये जो चीजें आपने देखी है वो एक तरह की वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, कि आपने एक छोटा सा स्टेम या छोटा सा ब्रांच या ये हो सकता है लीव के थ्रू भी आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन परफॉर्म कर लो। ठीक है, अब सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, ये आपके सामने ये ब्रायोफिल्म है। ब्रायोफिल्म को कई लोग पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, हिंदी में पत्थर चट्टा ही बोलते हैं, क्योंकि अक्सर ये पाया जाता है कहाँ पर, पत्थरों पे, जो चट्टानों पर ही देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, जो लीफ का कोना है वहां पर एक नया पूरा पौधा बना रहता है। अब आप ये इतना सा हिस्सा काट के वापस जमीन पे लगा दोगे तो नया ब्रायोफिल्म उग के आ जाएगा। हाँ, ये थोड़ा बडिंग जैसा फील आपको दे सकता है, बिल्कुल, कि ये बडिंग है, लेकिन ये बडिंग हम यहाँ पे स्टेम के वाया नहीं कर रहे, हम लीफ के वाया बडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। लीफ के मार्जिन पे आपको ये बड देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं। जैसे आपके सामने ये स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में दिखा रहा है, मैं आपको बताता हूँ। प्याज होगा, अनियन हो गया, इनमें सॉरी प्याज और गार्लिक, मतलब लहसुन, इनमें बहुत कॉमनली स्पोर के वाया आपको रिप्रोडक्शन करने को मिलता है या पौधे लगाने को मिलते हैं। होता क्या है, आपने बहुत सारे ऐसे पौधे देखे होंगे जो ऐसे उगते हैं और ऊपर एक पूरा क्लस्टर रखता है, गुच्छा सा रहता है, और जब हवा आती है तो पूरा गुच्छा बिखर जाता है। बेसिकली उसके स्पोर्स हैं जो स्प्रेड आउट हो जाते हैं। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है राइजोपस, जो आपकी नजर के सामने जो फोटो दिख रहा है। तो व्हाट आर स्पोर्स? स्पोर्स आर, वी कैन से, seedlets, not exactly seed, they are seedlets। seedlets बोल देने का मतलब they behave like a seed but they are too small to be said as seed। मतलब वो काम तो सीड जैसे ही करते हैं, लेकिन वो इतने छोटे, इतने माइन्यूट होते हैं कि हम उनको सीड तरह कंसिडर नहीं करते। जितनी भी ग्रासेस होती हैं, जितने भी आपने देखा होगे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में, ग्रासेस में मैं जानबूझ के बोलूँगा, ग्रासेस ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा कि कोई घास लगाने के काम नहीं करता। जैसे आप पेड़ पौधे लगाते हो लेकिन कोई घास नहीं लगाता, लेकिन घास अपने आप उग जाती है, हर जगह उग जाती है। दैट इज ड्यू टू स्पोर फॉर्मेशन। तो मोस्ट ऑफ द ग्रासेस एक्चुअली दे रिप्रोड्यूस बाय मेकिंग स्पोर्स। ठीक है, so the spores are those minute seedlets which have an ability to grow when optimum conditions are there, या जब अच्छी कंडीशन अवेलेबल है तो ये आसानी से ग्रो कर पाते हैं। कौन? स्पोर्स ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब बच्चा पार्टी, लेट्स जंप इनटू द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो नियरली हर इंसान की क्यूरियोसिटी को भी मेंटेन करता है, एट द सेम टाइम ये हमें बहुत सारी चीजें समझाता भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट या की चीज क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे की चीज ये है कि वेन एवर वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारे पास तुरंत एक चीज आ जाती है कि भैया देयर विल बी टू पेरेंट्स।
समझ में? देयर विल बी टू पेरेंट्स दोज हु आर इन्वॉल्व, द वन हैज टू बी मेल, अनदर हैज टू बी फीमेल, है ना? मेल और फीमेल दोनों जब इन्वॉल्व होंगे तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है? अच्छा, अब क्या हो रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि मेल एंड क्योंकि फीमेल बोथ आर इन्वॉल्व, मेल भी इन्वॉल्व है, फीमेल भी इन्वॉल्व है, तो जो नया बनता है वो काइंड ऑफ मिक्स कैरेक्टर वाला रहता है ना? और ये जो मिक्स कैरेक्टर वाला है मतलब इसमें वेरिएशन है, ठीक है? तो वेरिएशन है तो क्या होगा, वेरिएशन हमेशा कौन एक्सेप्ट करता है, नेचर एक्सेप्ट करता है। तो मतलब जो वेरिएशन आ रहा है दैट इज ऑब्वियसली एक्सेप्टेड बाय द नेचर एज पर द डार्विन थ्योरी। तो हमको बार बार वेरिएशन दिखने के कारण जो नई जनरेशन आती है वो पुरानी जनरेशन से थोड़ी इवॉल्व होती है, समझ में? आज से 100 साल, 500 साल, 1000 साल पहले जो आलू बिकता था वो आज भी वैसे ही है। ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले ज्यादा गोरा आलू था, उसमें 2 दांत निकल के आते थे, ऐसा नहीं है। या प्याज पहले बहुत ज्यादा लाल थी, अभी गुस्से में काली होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लांट्स में ऐसे ही है, ऐसा नहीं बोल सकते आपकी शाहजहां आए थे तो उन्होंने पहले मुमताज के लिए है ना आम का बगीचा बना के दिया, उस समय आम गुलाबी कलर के हुआ करते थे, ऐसा कुछ नहीं है ना, जैसे थे वैसे थे, आज भी वैसे ही चला रहा है। लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा पहले के लोग बहुत सॉलिड हुआ करते थे, 6.5-7 फीट हाइट हुआ करती थी, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डअप, ठीक है? जो उनका आर्मर होता था, जैसे पहले बहुत सारे, अभी भी बहुत सारे आर्मर्स रखे हुए हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आर्मर है अभी भी है, तो उसको उठाने के लिए सोचो, उस आर्मर का मतलब होता है रक्षक, जो बॉडी में पहनते हैं, बॉडी आर्मर, ठीक है? तो उसको उठाने के लिए 3-4 लोग लगते हैं, सोचो। तो उसको उठाने के लिए, उस आर्मर को उठाने के लिए 3-4 लोग लगते हैं, सोचो वो कैसे पहन के युद्ध लड़ते रहे होंगे उस जमाने में। उस समय तो कोई ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट या ऐसा कुछ तो नहीं होता था। तो जो वेपन्स होते थे, वेपन से प्रोटेक्शन के लिए जो स्ट्रॉन्ग सील्ड आर्मर्स होते थे वो कितने स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। तो उस समय वो वेरिएशन थे, आज इतनी जरूरत नहीं है, आज ऐसे युद्ध नहीं लड़े जाते, ठीक है? आजकल तो बस एक बार में बम फोड़ दो, फिर तुम्हें कितना भी आर्मर लगाओ, खत्म खेल, ब्रह्मास्त्र की बातें होती भाई आजकल तो ठीक है? तो आजकल हम वेरिएशन के कारण इवॉल्व हो चुके हैं, ठीक है? जैसे पहले जितेश जंगलों में पाया जाता था, मतलब जो ये ह्यूमंस होते हैं ना, जो अरे ह्यूमन मतलब आदि मानव, तो जंगलों में पाए जाते थे, फिर धीरे धीरे वो इवॉल्व हो गए, है ना? तो अब वो भांडू में पाए जाते हैं, मतलब मुंबई में पाए जाते हैं या कंट्री में पाए जाते हैं, ठीक है? इट्स नॉट अ जोक, पीपल आर इवॉल्व। अब वो जमीन पे रहते हैं, है ना? अब वो दाल चावल खाते हैं, पहले वो डोमिनोज पिज्जा खाते थे, अब ऐसा नहीं है। हाँ समझ रहा हूँ, आप लोग भी समझ रहे हो, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? तो पहले क्या होता था कि पहले के लोगों को क्या है, जैसे मेरे को अच्छी तरह याद है कि पहले फार्म में लोग खेतों में काम करते थे, तो ऑब्वियसली खेतों में काम करते थे तो उनको दिन भर फिजिकल एक्टिविटी की हैबिट थी, तो बॉडी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई थी। आज के लोग लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, तो उनका बॉडी जो है वो भी उसी तरह से शेप हो, उनका जो बॉडी स्ट्रेचर है वो भी ऐसे चेंज होता जा रहा है, ठीक है? पहले के लोग खेतों में काम करते थे तो उनका बॉडी बिल्डअप वैसा था। आजकल लोगों की उंगलियां ज्यादा मजबूत होती है क्योंकि दे कीप वर्किंग ऑन लैपटॉप। पहले के लोगों की पूरी बॉडी स्ट्रांग होती थी, हालांकि ये तो मैं बता रहा हूँ आपको। सो वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएशन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जो वाइबिलिटी ऑफ न्यू स्पीशीज है वो मेंटेन रहती है, ठीक है बच्चा पार्टी? अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट। हम डीएनए की कॉपिंग की बात नहीं कर रहे थे ना, मतलब ये बोला जा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिक्स डीएनए बनता है बट डीएनए की कॉपिंग नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि जैसे कहना अमिताभ बच्चन का लड़का अभिषेक बच्चन वो दिखता है अमिताभ बच्चन जैसा, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली अमिताभ बच्चन ने अमिताभ बच्चन पैदा किया, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि एग्जैक्टली डीएनए कॉपिंग नहीं होती, समझ लो? हाँ आलू में ऐसा हो सकता है आलू में, प्याज में, उनमें ऐसा हो सकता है कि वो वहां पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होते, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होते हैं, डीएनए कॉपिंग जैसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। समझ में आ रही बात बच्चा भाई? अच्छा बहुत बढ़िया, बड़ी धुरंधर बात किया आप लोगों ने। अब देखो
DNA copy from pre-existing individual, then each new generation will end up having twice of the amount of DNA. और एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, एक और इंटरेस्टिंग बात, ये सब हाइपोथेटिकल चला रहे हैं ये लोग, है ना, अपन सीधे सीधे बात, अब ये मेल है ये फीमेल है, अगर इसके और इसके कैरेक्टर, जैसे इसने बोला 50% कैरेक्टर 50, मतलब जो भी कैरेक्टर थे वो बढ़ गए, 50-50 में बढ़ गए, ठीक है, तो 50-50 बढ़ गए, तो अब जब नया जनरेशन बनेगा इसके थ्रू, तो वो 100% बनेगा, 50 इसका 50 इसका 50 इसका 50 इसका जो भी है ना। लेकिन इमेजिन करो ये बोले नहीं हमारे तो पूरे कैरेक्टर डिप्लॉयड ही जाने चाहिए, मतलब 100 जाना चाहिए, तो अगर इसके भी 100% कैरेक्टर आ जाए, फीमेल के भी 100% कैरेक्टर आ जाए, तब तो लड़का 200% कैरेक्टर का होगा, है ना, मतलब लड़का होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा तो नहीं होगा। बात समझ में आ गई तुम लोगों को? तो डीएनए कॉपी नहीं चलती। जाइगोट फॉर्म पे तो क्या होता है, सीधी सी बात है, गैमीट बनते हैं, मेल ने अपना गैमीट दिया, ठीक है, जिसको हम स्पर्म बोलेंगे, फीमेल अपना गैमीट देगी, ठीक है, फीमेल जो अपना गैमीट देगी उसको हम ओवा या एग बोलेंगे, उसमें 50-50% कैरेक्टर रहेंगे, तो आपको 100% न्यू जनरेशन देखने को मिलेगी। तो बेसिकली क्या होता है, जो जाइगोट बन रहा है, जाइगोट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स, नॉट ओनली किसी एक का नहीं 3/4 ले लो और 1/4 ले लो, ऐसा हिसाब से ले लो, ऐसा सब नहीं चलता, है ना, किराने की दुकान पर नहीं खड़े कैरेक्टर्स का मोल भाव कर रहे हैं अपन। बात समझ में आ रही? अच्छा, अब यहाँ पर कुछ शब्द और हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, क्या कि जो मेल गैमीट होता है वो बहुत ज्यादा मोटाइल होता है, मूविंग होता है, ठीक है, वेयर एज फीमेल गैमीट आर मोस्टली नॉन मोटाइल, मोस्टली वो नॉन मोटाइल होते हैं। अब ये देखो नेचर ने कितना अच्छा चीज बनाया है, एक को मोटाइल बनाया है, दूसरे को नॉन मोटाइल बनाया। इमेजिन करो दोनों मोटाइल होते तो पता चला मेल गैमीट पास आने की कोशिश कर रहा, फीमेल गैमीट दूर भाग रहा है, ठीक है। नेचर ने क्या बनाया, फीमेल गैमीट एक जगह रहेगा, मेल गैमीट ढूंढ ढाड़ के कहीं ना कहीं वहां पहुंच जाएगा, वो भी प्रॉपरली कीमोसेंस्ड होता है या कीमोट्रोपिज्म होता है, प्रॉपरली स्पर्म एग्जैक्टली वहीं पहुंच जाएंगे भैया जहां पर एग रुका हुआ है, मोस्टली फैलोपियन ट्यूब में, या फैलोपियन ट्यूब में ही ज्यादातर ये रुका रहता है, कौन, एग रुका रहता है फॉर जाइगोट फॉर्मेशन। मैं ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ, है ना, ये मत सोचना कि सर यहाँ फैलोपियन ट्यूब कहाँ से आ गया अगर हम फ्लावर की बात करते हैं, तो बिफोर यू थिंक समथिंग डिफरेंट आई एम सेइंग दिस कि हम अभी सिर्फ फीमेल की बात या ह्यूमंस की बात कर रहे थे। सो गाइज नाउ वी हैव टू स्टडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? सब कुछ फ्लावर पे डिपेंड करेगा। फ्लावर में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पॉलिनेशन रिजल्ट करता है, एंड उस पॉलिनेशन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइनली परफॉर्म किया जाता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली ये एक कंबाइन इफेक्ट होता है प्लांट के लिए, ठीक है। अब देखो प्लांट के साथ क्या है ना कि प्लांट बेचारे मूव नहीं करते, है ना। अब क्योंकि वो मूव नहीं करते तो ये तो नहीं हो सकता ना कि मेल प्लांट घूम फिर के फीमेल प्लांट के पास या फीमेल प्लांट घूम फिर के मेल प्लांट के पास पहुंच जाए, तो नहीं हो सकता ना, कॉमन सेंस है। तो नेचर ने उनको बहुत अच्छी चीज दिया, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन कई तरीके से होता है, ये एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, ह्यूमन टच से हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। And what is pollination? The pollination is a process of reaching of pollen grains to the stigma of the flower. ये स्टिग्मा के ऊपर ऐसे पहुंच जाएगा, उसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन। याद रखना, पॉलिनेशन अलग बात है, जाइगोट फॉर्मेशन अलग बात है। पॉलिनेशन शुरुआत है, पॉलिनेशन नहीं होगा तो जाइगोट फॉर्म होने की तो बात ही नहीं है, समझ में आया। और जाइगोट फॉर्म हो जाए और पॉलिनेशन नहीं हो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब पॉलिनेशन तो होगा और होगा अगर जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है। समझ में आई बात? अब चक्कर क्या है, आपके सामने एक बड़ा सुंदर सा फूल दिखाई दे रहा है, इस फूल को देख लेते हैं। लेट्स चेक दिस फूल, ठीक है। फ्लावर की बात करो, तुम लोग अलग तरीके से मत ले लेना कि सर को लग रहा है फूल की बात कर रहे हैं। सो गाइज हियर वी हैव अ फूल, अ फ्लावर एक्चुअली, एंड दिस इज कॉल्ड द थैलस पार्ट। थैलस पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें पूरा फूल एकदम बैठा हुआ था, ठीक है। रिसेप्टिकल भी कई लोग बोल सकते हैं, रिसेप्टिकल के ऊपर थैलस वाला पार्ट रहता है, रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल नाम से क्लियर है ना, वेरी गुड। अब आपको जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, इनको बोलते हैं सेपल्स, सेपल्स,
ठीक है, याद रखना सेपल्स, कैलिक्स भी बोलते हैं, कैलिक्स उसको बोलते हैं, सेपल एक को बोलते हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन पंखुड़ियां रहती है ना, उनको एक ग्रीन पंखुड़ी को सेपल बोलेंगे, सबको कंबाइनली कैलेक्स बोलेंगे। वेरी गुड। नाउ उस ग्रीन के ऊपर आपको रंग बिरंगा, ये आपके सामने हिबिस्कस दिखाई दे रहा है। ये हिबिस्कस हमेशा आपको स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर लेंगे, क्योंकि हिबिस्कस में हमेशा आपको आसानी से समझाया जा सकता है, सब कुछ इजी होता है, क्योंकि उसमें रिसेप्टिकल इजीली दिखता है, सेपल ग्रीन कलर का दिखता है, पेटल रेड कलर के दिखते हैं। अच्छा, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कहते हैं, है ना। कोरोना मत बोल देना भैया, बहुत फैला हुआ है, यहाँ ना फैला देना। हम कोरोला बोल रहे हैं, पहले के समय करेला बोल देते थे लोग, आजकल कोरोना चल रहा है तो लोगों को कोरोला ना लग जाए, ठीक है। जैसे मैंने जब एक लैपटॉप लिया था तो उसमें जब अपन फर्स्ट लैपटॉप लेते हैं, अगर वो माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस वर्जन है, हम उसे ओपन करते हैं तो वो क्रोटोना रहता है ना, माइक्रोसॉफ्ट का जो ये असिस्टेंट एआई रहता है क्रोटोना, मैंने उसको धोखे से कोरोना बोल दिया था। ये तब की बात है जब हमारे देश में कोरोना नहीं था, 1.5 साल पहले। तो आज तक मुझे उस वीडियो पे कई लोग बोलते हैं कि भाई आपने भविष्यवाणी की थी, है ना, क्योंकि वो आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज सेड दिस वर्ड कोरोना, और वो आज तक ऐसा फैल रहा है वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग ना बोलें, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। तो दिस इज कोरोला, ठीक है। स्पेलिंग में बी रॉन्ग, आई कैन नॉट से, बट आपको याद रखना है पेटल कलर्ड होते हैं, पेटल के कारण ही इंसेक्ट्स या बर्ड्स आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, सुंदर दिखता है। गुलाब का फूल देते हो किसी को तो क्या सोच के देखते हो, है ना, मतलब उस सामने वाले को नहीं, फ्लावर क्या सोच के देते हो, रेड कलर है ना, दिल की धड़कन, रेड कलर प्यार, है ना। व्हाइट फ्लावर भी दे सकते हो, डिपेंड करता है किससे शांति चाहिए, वाइफ को दिया जा सकता है ना व्हाइट। तो तुम लोग कहाँ, तुम लोग बच्चे हो, समझ में आ रही बात। तो ये जो पेटल होता है ये कलरफुल होता है, अट्रैक्ट करते हैं, किसको अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स को, ठीक है। और गरीब मजनुओं को भी अट्रैक्ट करते हैं। मैंने अपने क्लास के बाहर गुलाब का फूल लगाया था, तो जो भिखारी मजनू होते हैं ना, जो यहाँ से गुजरते रहते हैं, वो हमारे गुलाब ही तोड़ के ले जाके दे दिए, ये नहीं कि 10 रुपए खरीद लेते, पूरा हमारा यहाँ पे जो गमला था उसको खराब किए। तो ठीक है, उनके लिए तो लगाया था, गरीबों के लिए तो हम ही हैं जो हैं, बाकी तो सब ठीक ही है। तो कैलेक्स इज अ ग्रीन पार्ट विच इज अबव रिसेप्टिकल। कोरोला अट्रैक्ट करेगा किसको, इंसेक्ट्स को और गरीब मजनुओं को, ठीक है। और उसके बाद जो आपको ये दिखाई दे रहा है, अगर ये पतली कमर वाला, दिस इज मेल। अब आप सोचो पतली कमर मेल कैसे हो सकता है, फ्लावर्स में हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये फिलामेंट है। फिलामेंट मतलब एक छोटा सा डंडी बोल सकते हो, है ना। और इस फिलामेंट के ऊपर ऐसे जो दिखाई दे रहा है, दिस इज एंथर। इन्हीं एंथर को हमको यहाँ पहुंचाना है, बस यही पिक्चर है बाबू। अगर एक ही फ्लावर का एंथर एक ही फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच गया, अच्छा ये तो मेल पार्ट है, दिस इज मेल पार्ट। फिलामेंट और एंथर को बोल दिया, इसको स्टैमन बोलते हैं पूरे को, फिलामेंट और एंथर को कंबाइनली स्टैमन बोलते हैं, ये मेल पार्ट है। और पिस्टिल इस फीमेल पार्ट, जिसमें फीमेल पार्ट ये वाला है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला। तो इसमें स्टिग्मा होता है, क्या स्टिग्मा एक्चुअली स्टिकी होता है, स्टिग्मा इज स्टिकी, दैट इज व्हाई इट एक्चुअली स्टिक द एंथर्स और पॉलन ग्रेन्स कमिंग ओवर इट। अब इसके ऊपर जो भी एंथर या पॉलन ग्रेन है उसको चिपका लेते हैं, इसका स्टिग्मा नाम ही है। फिर स्टाइल वही पतली कमर लगते जिगर वाला सीन है, तो इधर से ये ऐसे मुड़ा के स्टाइल, ये पूरे स्टाइल से कहां तक पहुंचता है, ओवरी तक पहुंचता है। ओवरी में ऑब्वियसली एग होगा, तो कॉमन सेंस बात है। तो एक्चुअली क्या होता है, पॉलन ग्रेन को यहां से लेके अपने जीवन को कहां ले जाके खत्म करना पड़ता है, पॉलन ग्रेन को जाके अपने आप को समर्पित करना पड़ता है ओवरी में। और जब वो समर्पण दिखाता है तब जायगोट बन पाता है भैया, यही जीवन है। समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो समझ जाओ। पहली चीज, दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट एंड ट्रू दैट एवरी स्टिग्मा forms pollen form pollen tube whenever anther arrives या pollen grain arrives over it। एंथर या pollen grain arrive होगा और स्टिग्मा पर नया pollen tube बन जाएगी, जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि कितना वाइबल सिचुएशंस अवेलेबल हैं। लेकिन जब जाइगोट बन जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप बन जाता है कि अब उसमें सीड फॉर्मेशन वगैरह होगा, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा, मतलब सेकंड स्टेप पे आ जाती बात। तो जाइगोट बनने तक ही पूरी पॉलिनेशन की प्रोसेस या
ये पूरी प्रोसेस परफॉर्म होगी। याद रखना इसमें बहुत ज़्यादा, देखो आपको ये बहुत अच्छा एक डायग्राम देखने के लिए मिल रहा है। ये आप देख सकते हो, ये भी आया एक एंथर, इसने भी बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं बना पाया, लेकिन दूसरे वाले ने पूरी पॉलन ट्यूब फॉलो किया और यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो फीमेल जर्म सेल यहाँ रखा है, दिस इज फीमेल जर्म सेल जिसको आप एग बोलते हो, जिसको मैंने ब्लैक कलर का कर दिया है। और ये आ रहा है मेल जर्म सेल, ये देख रहे हो, ये देखो ये वाला यहाँ पे नजर लगाना, ये मेल जर्म सेल, ये आ रहा है धीरे धीरे, ये आएगा 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 और यहाँ जाके सीधे जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, ये पूरा इसका जीवन, जैसे जाइगोट फॉर्म हो गया, द सिनर्जिड सेल्स, इसके अंदर सिनर्जिड सेल्स वगैरह रहते हैं, तो वो क्या बना लेंगे, एंडोस्पर्म बना लेंगे और जो जाइगोट रहेगा वो सीड बना लेगा। ठीक है, एंडोस्पर्म जरूरी इसलिए है ना, न्यूट्रिशन चाहिए ना, सीड है तो सीड में लाइफ है ना, तो लाइफ को रहने के लिए फूड चाहिए ना, तो ये सब अंदर चलता रहता है। ठीक है, भूलिएगा मत। ठीक है, एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सीड बनेगा कि अनेक सीड बनेंगे, ये एग्जैक्टली इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको कितना एंडोस्पर्म मिल रहा है। जैसे अनार है, अनार में आपको देयर आर समटाइम हंड्रेड्स ऑफ सीड्स प्रेजेंट, समझ में, लेकिन आम में आपको केवल एक ही सीड मिलता है। कभी देखा है एक आम में 5 सीड निकल जाए, नहीं होता ना ऐसा। तो ये जो सीड फॉर्मेशन है वो वहां तक की प्रोसेस नियरली सेम है सभी के, लेकिन जाइगोट से सीड बनना और कितने सीड बनना, ये एग्जैक्टली उस प्लांट की वैरायटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि सर वाटरमेलन में मुझे 2000 सीड्स मिले तो इसका मतलब मैं अंगूर में 15,000 सीड्स ढूंढ लूंगा, ऐसा नहीं है। तो आप ऐसा नहीं जा सकते। और आजकल वैसे भी क्या एक ट्रेंड आ चुका है सीडलेस प्लांट्स का, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं हाइब्रिड्स प्लांट, बहुत सारे हाइब्रिड प्लांट ऐसे बहुत सारे, ग्रेप्स के ही आप स्पीशीज देखो, ग्रेप्स बहुत ज़्यादा होता है अपने नासिक वगैरह की तरफ, तो वहाँ पे आपको जो किसान है वो बताएंगे कि दे आर यूजिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ सीड विच गिव ग्रेप्स, जो एक हाइब्रिड है जो ग्रेप्स देता है, अंगूर देता है, जिसमें सीड ही नहीं है, बीज ही नहीं है। तो ये आजकल चल रहा है। ठीक है, वो हाइब्रिड की कहानी है, उसके लिए आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और याद रखना जो सीड है ना, उस सीड को एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। मतलब जमीन पे आपने सीड डाला तो जब उसमें से, याद रखना सीड के 2 पार्ट होते हैं। जब सीड कभी भी जर्मिनेट, जैसे ये देखो ये है ना ग्राम है, चना है ना, ये जो आपको दिख रहा है, तो सीड में ना जब नीचे से जो निकल के आता है ना, नीचे की तरफ जाता है, उसको बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल एक्चुअली बाद में रूट बनाता है, और रेडिकल सबसे पहले निकलता है, सबसे पहले। ठीक है, जो आप चना खाते हो, आप चने को देखोगे तो चने में यहीं से एक रेडिकल निकल के आएगा ऐसा करके, व्हाइट कलर का। ठीक है, आप जैसे जमीन पर डालोगे तो ये रेडिकल फिर धीरे धीरे और बड़ा होता जाएगा। और जब रेडिकल, बेसिकली क्या होता है, जो रेडिकल होता है जब वो प्रॉपर्ली रूट्स में कन्वर्ट होता है ना, तो मतलब अब ये नरिशमेंट लेना शुरू कर देगा, अब ये वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो अब ये जो सीड है, अब ये प्लम्यूल बनाएगा, ऐसा होता है। तो बिना रेडिकल बने प्लम्यूल बनने का तो कोई मतलब ही नहीं है, समझ में। तो ये आगे की बात है। Guys, now we have to discuss reproduction in human beings. So we will be discussing reproduction in human beings in our next lecture. अगले लेक्चर में हम ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और मजे करेंगे और क्या। तो मिलेंगे बच्चा पार्टी अगले लेक्चर में। बाय गाइस, टेक केयर, बाय एवरीवन।